आई वेलकम यू ऑल टू द कॉरिडोर मैजिक प्रोग्राम। और आज के सेशन के अंदर हम आपका टेस्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स को दोनों तरीके से देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आपको अपना जो इफेक्ट ऑफ रीसेंसी है वो लेके नहीं आना होता कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इफेक्ट ऑफ रीसेंसी क्या होता है? मान लीजिए जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी डिफिकल्ट, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो तो आपको देखने को मिलता है कि भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, ईजी है। लेकिन आप क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नेचर के कंसेप्ट को ही इस यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हो। अब वही एलिमिनेशन अगर आपने यहाँ किया तो यहाँ भी एलिमिनेशन देखोगे। यहाँ पे आपने अगर सब वर्ड को तोड़कर उसका डिसाइफरमेंट किया है तो उसको भी यहीं पे करने की कोशिश करोगे। तो ये होता है रीसेंसी इफेक्ट। तो कभी भी रीसेंसी इफेक्ट नहीं लेके आना होता। और ये टेस्ट आपको इसी चीज़ के बारे में और एडवाइस करते हैं और प्रखर बनाते हैं आपको आपके आंसर को फाइंड आउट करने के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चलते हैं हमारे सेशन की तरफ में। उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन, दैट इज़ द मोक्षा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स 2026 देन ऑल द क्लासेस एंड द नोट्स वेदर दे आर रिलेटेड टू द स्टैटिक और द करंट अफेयर्स एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल आपकी मैपिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, प्लस में आपका जो MCQ है वो और PYQs, इसके अलावा इंटेलिजेंट गेसिंग की टेक्निक्स, जूम के मेंटरशिप सेशन, ऑल इन जस्ट ₹4500 ओनली एंड दीज ऑल। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ आंसर्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर चलिए देखो, आपको ना एक बात बताता हूँ बड़े सिंपल से। कुछ टेस्ट होते हैं, वैसे मैं ये क्योंकि ये ओपन सेशंस है तो यहाँ पे उन टेस्ट के नाम नहीं ले सकता। पर मान लीजिए एक वी नाम से टेस्ट सीरीज़ आती है, उनका एक टेस्ट आता है। ठीक है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि द मोर द डिफ़िकल्ट द पेपर, जितना ज़्यादा पेपर डिफ़िकल्ट होगा ना उतना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से सोचने की क्षमता देता है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि UPSC के अंदर जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, आप PYQs को देखो, मैंने PYQs यूट्यूब के ऊपर करवा रखे हैं, तो आप UPSC डायरेक्ट के चैनल के ऊपर जाके देखिए। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा PYQs में कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इस तरह से समझा रखे हैं कि अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, उसके बेसिस के ऊपर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। एक बेसिक कंसेप्ट है इन्फ्लेशन, मुश्किल से वो 15 मिनट लेगा आपकी कंप्लीट करने में, और उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे उसके अंदर वो डेटा पूछें, चाहे उसके अंदर वो कंसेप्ट पूछें, चाहे वो उसके अंदर कोई थियोरी पूछें, एवरीथिंग विल बी डूएबल फ्रॉम दैट। हर चीज़ संभव है अगर आपका बेसिक अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो। और बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि हिस्ट्री की तरह पूरा का पूरा रटना होगा, नहीं। इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट होता है कि अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल कर पा रहे हो, अगर आप उसे प्रैक्टिकल धरातल के ऊपर आप देख पा रहे हो, अगर आप उसे इम्प्लाई कर पा रहे हो, आप उसमें से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट इज़ प्रैक्टिकल। और अगर आप उस चीज़ को समझते हो तो आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल नेचर के ऊपर लेके जा सकते हो। दैट मीन्स आपके लिए याद करना बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं रहेगा। आपको ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंसेप्ट यूज़ होता है, और इस कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर यू कैन मतलब नियरली 95% ऑफ द इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैन बी डन फ्रॉम दिस। ठीक है, आप करके देखिए। और दैट्स वाई आपको कभी ना ऐसी टेस्ट सीरीज़ की तरफ नहीं भागना चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाती है। रीज़न, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल दो ही तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है कि कुछ XYZ बेतुकी सी चीज़ें पूछ ली जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है धरती के ऊपर, तो वो चीज़ें पूछ के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है आपसे सिली मिस्टेक करवा के। सिली मिस्टेक, दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग, बट जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो सिली मिस्टेक्स के मामले में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि एक सिंपल पॉइंट, कोमा और मतलब इफ़, शैल, वुड, इसके ऊपर भी खेलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इफ़, शैल, वुड के ऊपर नहीं खेलता UPSC। इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली ज़्यादातर चीज़ें इस तरह मिलती हैं। विल, शैल, वुड के ऊपर, पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर खेला जाता है। तो आप सब्जेक्ट को देखिए, समझिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब आपने विल, शैल, वही बात आ गई ना रीसेंस इफेक्ट की। विल, शैल आपने पॉलिटी में देखा, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, आपने विल, शैल के बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक्स को उड़ा दिया। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कि नहीं लगता है, बट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर डोमिनेंट इन इकोनॉमिक्स रेदर देन योर वर्डिंग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इस वजह से मतलब ये आपके सारे के सारे टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। पर चलिए बिना किसी देरी के हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप बहुत ज़्यादा ईगर होंगे आप कि सर क्वेश्चन पढ़ाओ, है ना। एनीवे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं टैक्सेशन से रिलेटेड इंडिया के अंदर, और उनको पूछा गया कि आप देखिए और पढ़िए और बताइए कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सबसे पहला देखते हैं, यूनियन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इनकम टैक्स लगाने की। बिल्कुल सर, इनकम टैक्स लगाने की यूनियन गवर्नमेंट के पास में एब्सोल्यूट बढ़िया पावर है। क्यों? सोच कर देखो यार, अब यहाँ पर ना ये बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग हैं ना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता सिर्फ, ठीक है, नॉट द
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? ये स्टेट लगा सकता है। अब यहाँ पर आप डिबेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, बट यस इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो पावर इनको मिलती है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को छोड़कर। बट जो उससे आने वाला पैसा है वो शेयर करती है यूनियन गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के कहने के ऊपर स्टेट के साथ में। एब्सोल्युटली सही है। क्यों शेयर करती है? एक बात आपने कभी सोचा इनकम टैक्स क्यों ही शेयर करेगी? वाई? सिंपल बात है, इनकम टैक्स कहाँ से लिया है? जो यूनियन है, यूनियन तो है ही नहीं सर, यूनियन तो हवा में क्रिएट है। अब देखिए पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड है ना, यूनियन टेरिटरी, आपको सब ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। यूनियन नाम का शब्द सिर्फ हवा में क्रिएट किया हुआ है। सो दैट्स वाई जब इनकम टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो तो स्टेट से ही आ रहा है। सो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट अ टैक्स ऑन द गुड्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं। A tax on goods in the transit across the state is levied by union. Perfectly sir। जैसे एक स्टेट से, मान लीजिए आपका हरियाणा है, हरियाणा से यूपी के अंदर कोई चीज़ जा रही है तो उसके ऊपर यूनियन टैक्स लगाएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर हरियाणा लगाएगा तो यूपी दुखी हो जाएगा, यूपी लगाएगा तो हरियाणा दुखी हो जाएगा। तो दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बेनिफिट उठाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। गलत सर, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये सारा स्टेट का सब्जेक्ट होता है, ये होता ही नहीं इसके अंदर। अब देखो, अब ना आप ऐसे सोच के देखो कि यार जो ये है आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, ये आपका कंकरेंट हो भी सकता है ना, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है सर? लैंड होती है ना। एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड मस्ट बी फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। और वैसे अगर आपने आंसर की देखी हो तो आपकी लोकल बॉडीज़ आपकी प्रॉपर्टी टैक्स लगाती हैं। अगर कोई शहर वगैरह के अंदर रहते हो तो उन्हें पता है प्रॉपर्टी टैक्स कब्जा किया जाए, मतलब कब्जा इन द सेंस की हाथी आते हैं आपके ये MCD मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंदौर, वो लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को। जब जल बोर्ड वाले वो लगाने आते हैं ना पानी का मीटर, तो उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर्स की डिमांड करते हैं, राइट। सो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी टैक्स वाला फंडा। इसमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये गलत है सर, ये दोनों ठीक है। सो 1 and 2 ओनली वुड बी द करेक्ट। देन डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। भाई एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर द पर्सनल इनकम टैक्स वो बढ़ाया है 2023 के अंदर। अब इसके लिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे इतना क्रिस्प के अंदर, बट हाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है पहले 50,000 का होता था सैलरी के ऊपर, और अब बढ़ा के कितना कर दिया सर? 75,000 कर दिया है। तो हाँ ये इंक्रीज़ हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ताकि जो मिडिल क्लास हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन ना पड़े। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है। देन द कंसेप्ट ऑफ प्री रिक्विजाइट इनकम टैक्स इज लिमिटेड टू एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओनली। नहीं सर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तक नहीं रहता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी जाता है। सो दैट इज़ मतलब ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगता है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो। सो दैट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। देन टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड प्रोविज़न। ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड प्रोविज़न क्या होता है? वैसे ना इसको देखो, कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ऐसा है, अगर इस कंसेप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करोगे तो सिंपल इसका मीनिंग आता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है ना, मान लीजिए IS कॉरिडोर को ही लगा लीजिए। तो ये IS कॉरिडोर है, अब इन्होंने मान लीजिए ये है आपका 2024 है ना, 2025, देन 2026, देन यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे सोचो कि मान लो यहाँ पे IS कॉरिडोर को घाटा हुआ 50 लाख का, यहाँ पे IS कॉरिडोर को घाटा हुआ 30 लाख का, और यहाँ पे IS कॉरिडोर को बेनिफिट हुआ 20 लाख का। ठीक है, तो अब आप इस बात को देखिएगा, यहाँ पे क्या है? टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड प्रोविज़न, मतलब कि यहाँ पे घाटा हुआ तो भारत सरकार क्या करेगी? टैक्स नहीं ले सकती है। यहाँ पे घाटा हुआ तो नहीं ले सकती है, लेकिन यहाँ पे घाटा हुआ तो यहाँ पे मान लीजिए 5 लाख का टैक्स लेना था, यहाँ पे 4 लाख का टैक्स लेना था, यहाँ पे कोई टैक्स लेना था, तो भारत सरकार बोलेगी आगे जो प्रॉफिट होगा ना उसके अंदर आप टैक्स को एडजस्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है। खैर एनीवे, this is your tax loss carry forward provision have been restricted for the corporate entities to prevent the tax avoidance। तो बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है कि टैक्स अवॉइड ना कर पाएँ, इस वजह से कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर टू बी प्रिसाइज आपको बताऊं तो 8 साल तक गवर्नमेंट ये काम करती है। तो अभी आपको देख के बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि सर 8 साल तक, ये तो क्या ही मतलब तबाही ही मचा दी यहाँ पे। एनीवे, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन GST के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, मान लीजिए कोई फार्मर है ना, फार्मर ने कोई भाई शुगर केन लगाया और उस शुगर केन से फिर उन्होंने अल्कोहल के लिए जो इथेनॉल बनता है उसके लिए उस इंडस्ट्री को दे दिया।
अब इस इंडस्ट्री ने अल्कोहल बनाएगा तो उसके ऊपर टैक्स वैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो टैक्स पे करने के लिए उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मांगेगा। अब जो ये शुगर केन वाला फार्मर है, कायदे से शुगर केन वाले फार्मर को कुछ ना कुछ देना चाहिए था, मतलब टैक्स, लेकिन शुगर केन वाला फार्मर जो है वो टैक्स देगा नहीं सरकार को, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है वो। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री का मालिक है वो बोलेगा आपके नाम से मैं टैक्स भर देता हूँ, ठीक है, कि आपने टैक्स लिया और फिर अपने नाम से भी मैं खुद ही बोल दूंगा कि मैंने इतना टैक्स यहाँ पे दिया था, तो मुझे XYZ यहाँ पे छूट दे दो। नहीं है समझ? एक बार और बताता हूँ। मान लीजिए, सोच के देखिए कि ये फार्मर है, ठीक है, दिस इज़ योर फार्मर। इस फार्मर ने 100 रुपये के गन्ने उगाए। 100 रुपये के गन्ने के ऊपर मान लो सरकार बोलती है 1% टैक्स दो, 1 रुपया टैक्स दो, लेकिन ये बेचारा टैक्स देगा ही नहीं। क्यों? इसका रजिस्टर्ड नहीं है ये। अब ये 100 रुपये का गन्ना जो है यहाँ पे कोई एक पर्सन होगा, वो खरीद लेगा, इंडस्ट्री वाला मालिक। अब इंडस्ट्री वाला मालिक क्या बोलेगा कि सर देखो मैं यहाँ पे 101 रुपये का खरीद रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपये जो इसके है ना, वो अपनी जेब से पे करेगा, मतलब दिखाएगा कि भाई कायदे से इसने 1 रुपये ऐड करना था पर ये ऐड नहीं कर पाया, पर मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि इसके नाम से भर रहा हूँ। तो 101 रुपये भर के मैंने खरीद लिया, तो उसने क्या किया, परचेज कर लिया। अब 101 रुपये के ऊपर फिर उसने क्या किया भाई, वैल्यू एडिशन किया, 200 का बना दिया, वैल्यू एडिशन 99 रुपये का किया। अब इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो उसमें से वो 1 रुपया और माइनस कर देगा, बोल देगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया। पर एनीवे ये क्या है कि ये पर्सन इसके नाम का जब टैक्स पे करता है, सो दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द टैक्स इवेजन बाय द अनरजिस्टर्ड डीलर्स। बिल्कुल ठीक है यार। शिफ्ट द टैक्स पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रेसिपिएंट इन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस रेसिपिएंट है ये, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंश्योर इमीडिएट टैक्स कलेक्शन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, कि भाई जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए इमीडिएट वो हो जाए। भाई ये सिर्फ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए शब्द देखने में ठीक ही लग रहा होगा, पर क्या लो वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ये नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तो दैट स्टेटमेंट बिकेम इनकरेक्ट। अब ऐसा सोच के ये इनकरेक्ट हो जाती है। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ, तो करेक्ट स्टेटमेंट आई थिंक 1 and 2 वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट ने आजकल फेसलेस असेसमेंट शुरू किया। पता है आपको, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं आपके, जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, इनकी पावर थोड़ी कम होती जा रही है। रिसेंटली आपने देखा का सेंट्रल एंड कस्टम एक्साइज उनकी थोड़ा ज़्यादा फेवर चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो आप देखते हो इसमें इनकम टैक्स के अंदर क्यों कम हो गया, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट शुरू हो गया। अब वो भौकाल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने फेसलेस असेसमेंट शुरू किया ताकि डिस्क्रिशन कम हो सके। बिल्कुल ठीक है सर, बट फाइनल डिसीजन के अंदर अभी भी ह्यूमन ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सही है, वरना फिर वैकेंसी ही कम कर देते। देन टैक्स पेयर रिटेन राइट टू अपील बिफोर द इंडिपेंडेंट अपीलेट अथॉरिटीज। भाई एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर ये तो होगा ही होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो काहे का डेमोक्रेटिक नेशन। सो आंसर वुड बी ए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव, ये किस चीज़ के लिए इसका एम है? ओके बेस इरोजन का क्या मतलब है? मतलब सोचिए, अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर होती है तो इंडिया के अंदर उसको मान लीजिए 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये कंपनी ऐसी ट्रिक लगाती है कि इंडिया ने मॉरिशस के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है इसके, और मॉरिशस के अंदर जो टैक्स है वो 5% है। तो एक कंपनी अपना सारा पैसा उठा के लेके जाती है, मॉरिशस में एक छोटी सी कंपनी खोलती है, इस कंपनी के अंदर रजिस्टर करते हैं और फिर यहाँ से उठा के इंडिया के अंदर कंपनी लेके आते हैं। बोलते हैं हमारी मेन ब्रांच मॉरिशस के अंदर है, हम मॉरिशस में टैक्स पे करेंगे, यहाँ पे टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि एक ही जगह पे कंपनी टैक्स पे करेगी, दूसरे पे नहीं करेगी। अब यही बात जब यहाँ इनके दिमाग में गई, इंडियंस के दिमाग में, तो उन्होंने बोला यार दिस इज सुपीरियरली रॉन्ग, मतलब हद से ज़्यादा रॉन्ग है ये। तो इसको बचाने के लिए क्या बोला, रिसेंटली ना पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की, कि 15% हर कंपनी के ऊपर टैक्स रेट होना चाहिए। तो दैट एस्टैब्लिश अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज़। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यस सर दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकेंड, प्रिवेंट द शिफ्टिंग प्रॉफिट टू द लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन। भाई अगर इंडिया से कोई कंपनी मॉरिशस के अंदर जा रही है क्योंकि लो टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको रोकेंगे अगर हमने बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के नॉर्म्स लगा दिए। बिल्कुल ठीक है सर। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ टैक्स कंपटीशन बिटवीन द नेशंस। ये तो स्टेटमेंट ही बिल्कुल ही गलत है। सो इसके अंदर 2 स्टेटमेंट ठीक होगी, बी 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट वन, और करेक्ट वन ही पूछ रखा है। देन चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है भाई? एंजल माने फरिश्ता। आपका कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, एक फरिश्ता आता है आपको पैसे देता है, तो ये जो पैसे देता था उसके ऊपर सरचार्ज लगता था। और एंजल टैक्स मतलब पैसे के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता था। ये आपको बताता हूँ यहाँ पे टू बी कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट दिस।
आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी ने बोला कि कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट लेंगे, एंजल आएंगे और वो एंजल अपने साथ में इन्वेस्टमेंट लेंगे तो आपकी कंपनी के अंदर शेयर भी लेंगे। सो यू वुड सेलेक्ट द शेयर। अब ये जो शेयर हैं ये 3 तरह से इशू हो सकते हैं, ठीक है। एट फेस वैल्यू, एट पार भी बोलते हैं इसे। फेस वैल्यू मतलब आपके शेयर पे 100 रुपये लिखा है और 100 रुपये ही इस एंजल ने दिए हैं आपको। देन सेकंड है प्रीमियम इशू। प्रीमियम इशू का क्या मतलब होता है? प्रीमियम इशू का मतलब होता है कि आपके फेस वैल्यू 100 रुपये की है और एंजल भाई साहब ने 200 रुपये आपको दिए हैं। देन एक होता है डिस्काउंट। ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। डिस्काउंट क्या होता है? आपकी शेयर वैल्यू के ऊपर 100 रुपये लिखा है लेकिन आप उसे 80 रुपये में बेच रहे हो, आपकी शेयर की वैल्यू टूटी पड़ी है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट, ठीक है। इंडिया के अंदर डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड। कुछ ही चीज़ों के अंदर डिस्काउंट है, जैसे स्वेट इक्विटी वगैरह होता है उसके अंदर डिस्काउंट अलाउड होता है। पर एनीवे अभी के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एंजल भैया हैं, एंजल भैया को बोलते हैं कि अगर आपने प्रीमियम इशू के ऊपर अगर मान लो 100 रुपये की उसकी वैल्यू थी और आपने जानबूझकर उसको 200 रुपये शेयर के दिए हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट टैक्स हैव टू बी पेड, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इट्स अ सरचार्ज ऑन द डिविडेंड इनकम। बिल्कुल गलत है यार, ये सरचार्ज नहीं है, एंजल टैक्स वाला कंसेप्ट आपको पता है। सो दैट इज़ इनकरेक्ट, राइट। देन सेकंड, एंजल टैक्स अप्लाइज व्हेन स्टार्टअप रेज इक्विटी कैपिटल एट द प्रीमियम वैल्यूएशन। ये रहा प्रीमियम वैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है। एंजल टैक्स इज इम्पोज्ड एज अ पेनल्टी ऑन CSR, बिल्कुल गलत है। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, CSR के तौर के ऊपर नहीं लगता है। वैसे आपको बताता हूँ रिसेंटली जो है एंजल टैक्स अबॉलिश हो चुका है, और कौन से ईयर के अंदर अबॉलिश हुआ है ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कौन कौन सी गलत है? पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सर। टैक्स इंसिडेंस के बारे में बात की गई है कि व्हाट इज टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस होता है कि भाई द एक्चुअल बियरर ऑफ द टैक्स बर्डन, किसके ऊपर टैक्स फॉल कर रहा है। सो दैट इज़ योर टैक्स इंसिडेंस। और टैक्स इंसिडेंस यहाँ से पता ही है आपको कि ये डिफरेंट भी हो सकता है जिसके ऊपर टैक्स इम्पैक्ट आ रहा है। टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है? लेट मी टेल यू दिस। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ GST की, ठीक है, GST लेती है गवर्नमेंट कंपनियों से और कंपनी उसे लेते हैं कंज्यूमर से, राइट। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके अंदर MRP लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस इंक्लूडेड, ठीक है। सो ये रहा आपका कंज्यूमर, ये रहा आपकी कंपनी और ये रहा आपका GST, ठीक है। अब जो GST है कंपनी से ले रही है, सो दैट इज़ योर टैक्स इम्पैक्ट, दैट इज़ योर टैक्स इम्पैक्ट। कंज्यूमर के ऊपर जो जा रहा है दैट इज टैक्स इंसिडेंस, ठीक है। इट्स अ पॉइंट इन टाइम वेयर द टैक्स ऑब्लिगेशन इज ट्रिगर्ड। अरे पॉइंट इन टाइम नहीं होता भाई, ये मतलब कुछ का कुछ लिखा जाता है ये। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट इन टाइम, सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक। अब ये पॉइंट इन टाइम नहीं होता। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग द यूनियन, स्टेट एंड द लोकल बॉडीज़। ये बारे में किस बारे में बात कर रहे थे? टैक्स इंसिडेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग द यूनियन, स्टेट एंड। देखिए ये अगर ये इस लाइन को सिंगुलर पढ़ोगे ना तो ठीक लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि क्या टैक्स इंसिडेंस का ये मतलब होता है, नहीं, टैक्स इंसिडेंस का ये मतलब नहीं होता है। जैसे ही आप पता करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा सारी चीज़, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, करेक्ट पूछिए ए ओनली। अब सेस के बारे में बात की जाएगी कि सेस क्या होता है सर। जो सेस है मैं आपको बताता हूँ। सेस 2 आपको कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे। एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। सेस और सरचार्ज, ठीक है। सेस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और सरचार्ज जो है, सरचार्ज किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, किसी भी, एनी पर्पस, ठीक है। सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, दैट बिकेम योर सेस, ओके। एक्चुअल में मैं यहाँ पे ये टैक्स ऑन टैक्स सेस नहीं होता है, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। कुल मिला के ना बताता हूँ मैं आपको। टैक्स ऑन टैक्स, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपकी करवाता हूँ। सेस भी होता है टैक्स, लेकिन ये होता है टैक्स ऑन, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन, टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है। अब ये सरचार्ज और सेस में मेन चीज़ क्या होती है, आपको मैं सिंपल बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी जो इनकम है, ठीक, आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, लेट्स से 1 लाख रुपए के ऊपर भारत सरकार बोलती है कि इनकम टैक्स दो 30,000 रुपीज़, 30% टैक्स दो, तो 30% आपका होगा इनकम टैक्स। अब भारत सरकार बोलती है कि भाई सोशल वेलफेयर मतलब सेस है, खैर वो तो मतलब वो होता है
कस्टम के ऊपर लगता है, पर एनीवे मान लीजिए कोई भी सेस है ना, कृषि कल्याण सेस, तो मान लीजिए इसके अलावा सरचार्ज है नॉर्मल, पर मैं आपको यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, इसको ना अलग मानना है इससे, ठीक है। अब 30,000 हो गया आपका इनकम टैक्स, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, भारत सरकार बोलती है कि इसके ऊपर 10% सरचार्ज भी दीजिए आप हमें। सरचार्ज क्या होता है, ऐसे ही दीजिए क्योंकि आप अमीर बनते जा रहे हो बहुत तगड़े वाला, तो 10% माने 3,000 और आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 3,000 रुपीज़ सरचार्ज के तौर पे गए। फिर भारत सरकार बोलती है कि आपको जो है ना स्वच्छ भारत सेस देना पड़ेगा, तो दीजिए आप सेस दीजिए, एजुकेशन सेस दीजिए। तो मान लीजिए बोल दिया कि एजुकेशन सेस बोल दिया कि 2% होगा। 2% किसके ऊपर, 2% इस 30,000 प्लस 3,000, टोटल कितना हो गया 33,000 के ऊपर 2%, ठीक है, इतना और टैक्स देना पड़ेगा आपको, मतलब आया 660 रुपये, 660 रुपये और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ योर सेस एंड दिस इज़ योर सरचार्ज। सरचार्ज आपकी सैलरी के ऊपर लगता है, और जो सेस है वो सरचार्ज और टैक्स उन दोनों के ऊपर हम लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं सैलरी बोल गया, और कुल मिला के आपकी इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेस एंड सरचार्ज। आई थिंक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको इसके अंदर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट कैन लेवी द सेस, स्टेट जो है क्या वो सेस लगा सकते हैं। अगर स्टेट ओके स्टेट कैन लेवी द सेस इंडिपेंडेंटली अंडर द कंकरेंट लिस्ट। भाई अगर स्टेट सेस लगा सकते होते तो हर स्टेट सेस पे ही जिंदा रहता, बिल्कुल नहीं मानते किसी की भी। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है, सरेआम गलत है, स्टेट नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरा है सेस इज डिवाइड फ्रॉम द फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल ठीक है, सेस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। सेस के प्रोसीड कैन ऑलवेज बी नॉन डाइवर्टेबल इन द एनी एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत होता है। क्यों होता है, आपको मैं यहाँ पे एक और बताना था, मेरे को रह गया दिमाग से, ठीक है। जो सेस से मिलने वाला पैसा है, एक तो सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, राइट, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। देन अभी एक चीज़ सोच के देखो, अगर सेस से मिलने वाला जो पैसा है, अगर वो पैसा भारत सरकार के सामने दो ऑप्शन है, मतलब 3 फंड होते हैं ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। लेकिन कंटिजेंसी के फंड में तो हम डाल ही नहीं सकते पैसा, क्योंकि वो इमरजेंसी वाला फंड होता है। अब 2 ही फंड है, उनमें से सेस से आने वाला पैसा कहाँ पे रखेंगे, कंसोलिडेट फंड के अंदर या पब्लिक अकाउंट के अंदर। कंसोलिडेट फंड के अंदर अगर डाल दिया तो हर बार इसमें से निकलवाने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत चाहिए। पब्लिक अकाउंट के अंदर डाल दिया तो बात बन जाएगी, तो सही हो जाएगा। अब भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार जो भी पैसा आता है उसे पब्लिक अकाउंट में डायरेक्टली डाल नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक ने थोड़ी ना डाला है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट इसको किस में डालती है, पहले गवर्नमेंट सेस से आने वाले सारे पैसे को डालती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंदर। अब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से फिर इसको भेजते हैं पब्लिक अकाउंट के अंदर। अब पब्लिक अकाउंट में से जितनी बार भी निकालना पड़ेगा उतनी बार पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पब्लिक अकाउंट के अंदर एक सेपरेट फंड का निर्माण कर देते हैं। इसी के अंडर में मान लीजिए एजुकेशन का है तो एजुकेशन सेस लगा दिया है ना, कृषि कल्याण सेस है तो कृषि कल्याण सेस लगा दिया, तो जीएसटी कंपनी सेस है वो कर दिया। तो पब्लिक अकाउंट के अंदर मल्टीपल आपको फंड देखने को मिलते हैं, इन फंड के अंदर पैसा जाता है, और इन फंड से कभी भी भारत सरकार अपनी मर्जी से पैसा निकाल लेती है। सो दैट्स द वे। यहाँ पे क्या बोला गया, सेट प्रोसीड मस्ट ऑलवेज बी नॉन डाइवर्टेबल फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर, किसी और दूसरी एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं कर सकते सेस के लिए। बात ये ठीक है, लेकिन इन एनी कंडीशन, ये इन एनी एक्सपेंडिचर, ये गलत हो जाता है यार। एनी में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हो गया। नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं उसे अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बताऊँ हेल्थ सेस है, तो हेल्थ सेस के लिए ना कई बार आयुष्मान भारत के लिए लोगों की सैलरी में देने में, हमें हेल्थ इमरजेंसी, नेशनल हेल्थ मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, इन सब चीज़ों के अंदर पैसा जा सकता है। तो ऐसा कोई नॉर्मली ये चीज़ सही होनी चाहिए, बट एनी लिखते ही यहाँ पे सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। सो दैट स्टेटमेंट, इनमें से पूछा गया कौन से इनकरेक्ट हैं, तो 2 स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। एंड कहाँ पे देखने को मिला, ओनली 2। देन टैक्स बायंसी के बारे में पूछा गया है, तो आई थिंक ये तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ। ओशियन है हमारी जीडीपी का, और ऊपर बोट तैर रही है टैक्स की, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू और डिवाइड बाय आपका टैक्स जीडीपी, तो सॉरी देश का जीडीपी। टैक्स रेवेन्यू ग्रो फास्टर देन द टैक्स जीडीपी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बिल्कुल ठीक है। इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है तो ज़्यादा टैक्स आएगा भारत सरकार के पास में, एब्सोल्युटली ठीक। टैक्स buoyancy मेजर द टैक्स रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी, एब्सोल्युटली सही है। देन टैक्स पॉलिसी चेंजेस एंड इम्प्रूव द अफेक्ट द रेवेन्यू ग्रोथ 100%, तो इसका आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए ए, राइट।
देन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में चलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, जैसे कि जीएसटी। जीएसटी क्या है, मान लीजिए अंबानी के लिए एक मतलब पार्ले जी का बिस्कुट अगर 5 की बजाय 7 रुपये का हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए 5 रुपये की बजाय 7 रुपये का हो जाए तो दिक्कत वाली बात बन जाती है। सो दैट्स अ रिग्रेसिव टैक्सेशन, जीएसटी इज अ रिग्रेसिव टैक्सेशन। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है दैट इम्पोजेज अ हायर इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन द हायर इनकम, बिल्कुल ठीक है। रिग्रेसिव टैक्सेशन अपोजिट करता है, एब्सोल्युटली सही, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इन प्योरली रिग्रेसिव टैक्स, जीएसटी को ध्यान में रखना है, जब भी ऐसी चीज़ें आएँ आपको अपने दिमाग चलाना है, आपको ना रिग्रेसिव टैक्स की डेफिनेशन याद नहीं करनी, एग्जांपल देखना है। जैसे ई कॉमर्स आए तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट तुरंत मान लेना, ई कॉमर्स के अंदर फालतू दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा अमेजॉन बोलना है। तो जैसे ही आया इन प्योरली रिग्रेसिव टैक्स इन प्योरली जीएसटी सिस्टम, लोअर इनकम ग्रुप बियर अ लोअर एब्सोल्यूट टैक्स बर्डन। गलत है भाई, ये लोअर जो इनकम ग्रुप है वो कम टैक्स नहीं पे करता, उसके लिए तो दुख वाली बात हो जाती है ना। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन थर्ड इज द मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इनहेरेंटली रिग्रेसिव इन नेचर। ज़्यादातर आपके इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर ही मार पड़ती है। इसमें से करेक्ट पूछा गया है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 ठीक है, 3rd ठीक है, 1 and 3 ओनली। आई थिंक ऑप्शन बी शुड बी ए। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को इंक्लूड किया गया है और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। इनमें से कौन सा डिजिटाइजेशन की होने वाला बेनिफिट नहीं है? सो यहाँ पे सीधा ऑप्शन है यार, गारंटीड एलिमिनेशन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। गारंटीड नहीं यार, रिडक्शन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस लिखते तो बढ़िया होता है, गारंटीड तो कुछ नहीं होता धरती के ऊपर। वो बोलते हैं ज़िंदगी पानी जैसा बुलबुला, ठीक है। तो भाई इंडिया बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन जो है, ह्यूमन का लाइफ तक की कोई गारंटी नहीं है ना। इसीलिए आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में वारंटी आने लग गई। गारंटी के मामले में दुकानदार ऐसा ही बोलता है, भाई गारंटी इंसान की ज़िंदगी की नहीं है, तुम पंखे की गारंटी मांग रहे हो, कैसे, है ना। एनीवे ये आपको बतानी है स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स। स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स होता है जो कि कानून लीगल होता है सर, लीगल। इकोनॉमिक इंसिडेंट्स होता है सर कि जो इकॉनमी की वजह से इम्पैक्ट होता है। लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ दिस, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना आपकी एक कोई कंपनी है, ठीक है। अब भारत सरकार ने क्या बोला कि कंपनी के ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स को बढ़ा दो 5%, ठीक है। तो ये जो कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ा उसकी वजह से जो कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। अब कंपनी ने इस प्रॉफिट को बढ़ाना है तो वो अपने जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगी। जब ये प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाएगा सर? कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जब हम स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स का मतलब है कि कानूनी तौर के ऊपर किससे पैसा लिया जाना चाहिए? कानूनी तौर के ऊपर पैसा लिया जाना चाहिए सर कंपनी से। सो जो कंपनी है वो आपका स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स। और जब मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमिक इंसिडेंस, उसका बर्डन किसके ऊपर फॉल होता है? उसका बर्डन फॉल होता है सर कंज्यूमर के ऊपर। सो दैट इज़ द इकोनॉमिक इंसिडेंस। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा क्लैरिटी के बारे में। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टैक्स पेमेंट हु फाइनली बियर्स द टैक्स बर्डन। भाई ये तो आपका इकोनॉमिक इंसिडेंस के बारे में आ गया, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस कहाँ है? वैसे इन दोनों को मिक्स कर रखा है, स्टैट्यूटरी और लीगल इंसिडेंस को। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विद परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई प्रोड्यूसर कैन नॉट अब्जॉर्ब एनी पार्ट ऑफ द टैक्स। भाई बिल्कुल दे कैन अब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ अ टैक्स, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। देन मार्केट इलास्टिसिटीज इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। बिल्कुल ठीक है सर, 3rd इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अरे 1 मिनट रुकिए, क्या बोल गया मैं इसमें सेकंड में? विद परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई प्रोड्यूसर कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी पार्ट ऑफ द टैक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा और यहाँ पे एडवांस आ गया यहाँ पे, पर मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है सर? आई थिंक परफेक्टली इलास्टिक वो सप्लाई होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये के ऊपर कोई एक चीज़ मिल रही है तो आप बोलोगे हम सारे का सारा एक्स क्वांटिटी है, एक्स की एक्स हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड कंडीशन, मैंने बोला 100.1 रुपीज़ है तो आपने बोला हम एक आइटम भी नहीं खरीदेंगे। सो दैट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, दैट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है इन अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई प्रोड्यूसर कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी पार्ट ऑफ द टैक्स। बिल्कुल ठीक है। अगर देखो ये था और भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 0.1 रुपीज़,
₹1 बढ़ते ही कोई भी परचेज नहीं करेगा उस आइटम को। सो दैट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बिल्कुल ठीक है यार, प्रोड्यूसर कैन नॉट एब्जॉर्ब, वैसे नॉर्मली कैन नॉट दिखने के ऊपर ऐसा जाएगा कि ये कहीं गलत हो, बट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी और तीसरी, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन पाइगोवियन टैक्स, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर लगता है, जैसे कि कंपनियाँ धुआं निकालती हैं, पॉल्यूशन करती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं, तो बहुत सारी रेत बाहर रहती है, तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, कोल, थर्मल पावर प्लांट, दुनिया भर का पॉल्यूशन होता है। सो दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे पाइगोवियन टैक्स बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। देन मेक द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू द सोशल कॉस्ट, बिल्कुल सर, समाज के ऊपर भी नुकसान होता है। देन जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इसके लिए ये पाइगोवियन टैक्स नहीं लगाया जाता सर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए लगाया जाता है। सो 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 टेल यू अबाउट द हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी रिक्वायर ऑल द सिटीजन्स टू पे द, देखिए अब यहाँ पर ना मान लीजिए अभी आप पेपर के अंदर बैठे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होती है और वर्टिकल इक्विटी क्या होती है। अब देखिए अगर मैं बनाऊँ तो एक ऐसा सिंपल सा चार्ट बना सकता हूँ, कैन आई मेक दिस चार्ट, राइट, ये रहा आपका चार्ट। अब मुझे पता हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का ये मतलब होता है सर, ठीक, मैं पेपर में भी ऐसा ही करता हूँ। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब ये होता है सर, सिंपल बात। सो वर्टिकल इज दिस, हॉरिजॉन्टल इज दिस। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर बोलता है रिक्वायर ऑल द सिटीजन्स टू पे द सेम एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स, कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब टैक्स पे करेंगे। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि ये एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप है जो 0 से 10 रुपये तक कमाता है, एक है 10 से 50 रुपये तक कमाता है, एक 50 से 100 रुपये तक, एक 100 से 500 रुपये तक। तो अगर मैं बोलूँ कि 0 से 10 वाला अगर एक्स अमाउंट पे कर रहा है तो ये भी एक्स अमाउंट पे करेगा, ये भी एक्स अमाउंट पे करेगा, ये भी एक्स अमाउंट पे करेगा, एंड दिस इज इक्विटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इक्विटी, नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी होता है एकदम बराबर, इक्विटी क्या होता है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उसके हिसाब से जाए, मतलब जिसके जो जितना ज़्यादा कमा रहा है वो उतनी ज़्यादा पे करे। सो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है सर। दैट डज नॉट रिक्वायर ऑल द, ये क्या, ये बोलना क्या चाहता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कि जो जैसे कि जिसकी पर्टिकुलर कैपेसिटी है ना, एक ग्रुप है, इसकी ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं तो इनसे बोलेंगे 30% टैक्स दो, ये बेचारे सारे के सारे फार्मर्स हैं, इनके बोलेंगे 10% टैक्स दो। मतलब फार्मर्स के ऊपर है वैसे 0% है, ये मान लीजिए भाई बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, इनसे बोलेंगे 0% टैक्स दो। दैट्स इट। ओके, सो आई थिंक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होती है। एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी फोकस ऑन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, बिल्कुल ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स के ऊपर ये फोकस करती है। अचीव्ड थ्रू द रिग्रेसिव टैक्सेशन, अचीव्ड थ्रू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव माने जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, जितनी जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्सेशन होगा। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो 2 चीज़ें भाई इनकरेक्ट हैं, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन वैसे अगर आप इसको देखोगे ना तो ये भी इक्वल और रिग्रेसिव नहीं सर, प्रोग्रेसिव के थ्रू आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देन टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में बात है। टैक्स एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं कि वो टैक्स जो सरकार का खो गया है ड्यू टू द स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने रिबेट दे दी, टैक्स में डिडक्शन दे दिया। टैक्स डिडक्शन माने अगर आप LIC के अंदर अगर आप पैसा जमा कराओगे तो उसकी वजह से आपकी सैलरी को कम कर देंगे, हम कम एज्यूम कर लेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर के अंदर आके रख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। जैसे टैक्स एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट है टू द आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग के। सो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्स एक्सपेंडिचर आर इकोनॉमिकल इक्विवेलेंट टू द डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई सरकार इसको खर्च भी कर सकती है और दैट इज अ टैक्स एक्सपेंडिचर। दे आर ट्रांसपेरेंट, इजीली ट्रैक्ड, नहीं सर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रॉब्लम यही तो है, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसका जितना मन आए उसके हिसाब से काम करता है, ऊपर से गवर्नमेंट को कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत होती है इसमें। देन दे रिड्यूसेस द टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल सर दे रिड्यूसेस द टैक्स रेवेन्यू, सही पूछा हुआ है, तो 2 स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। कौन कौन सी स्टेटमेंट है, पहली और तीसरी सही थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब आपको पता है ना वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया मॉरिशस वाली जो कहानी है वो पता है। दैट एलिमिनेट द टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम बाय बोथ द कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है, दोनों कंट्रीज़ में सेम टैक्सेशन नहीं लगेगा या दोनों कंट्री सेम कंपनी से सेम चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लेंगी। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन। इट प्रोवाइड द रिलीफ मैकेनिज्म लाइक फॉरेन टैक्स क्रेडिट और एग्जम्पशन मेथड। ये भी ठीक है कि भाई अगर एक जगह पे आपने पे कर रखा है तो फिर हम उसके ऊपर आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत आ जाती है। सो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन।
देन लफार कर्व के बारे में बात किया करेंगे। लफार कर्व को एक बार देख लेते हैं। एक तरफ होता है टैक्स रेट, एक तरफ होता है टैक्स रेवेन्यू। वैसे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एक समय के बाद जाकर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे अब तो टैक्स इवेजन करेंगे। तो ये कोई भी देश के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट होता है, इसी को हर देश अचीव करना चाहता है। दैट द मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू दैट अ कंट्री कैन जनरेट। देन लफार कर्व के बारे में क्या बताते हैं? इट पोस्टुलेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। बिल्कुल सर, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बारे में बता रहा है, एब्सोल्युटली सही है। बियॉन्ड अ सर्टेन टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स रेट में रिड्यूस द टोटल रेवेन्यू। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन इट इम्प्लाइज दैट टैक्स रेवेन्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टैक्स रेट। जो टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेट से इंडिपेंडेंट है। अरे भाई, आप ये फिर दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी ना अगर आपने इसको सही कर दिया तो। सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, इफ थर्ड इज रॉन्ग देन ओनली वन इज ट्रू, दैट 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल्स के बारे में, और जीएसटी काउंसिल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। अब इस इनकरेक्ट के ऊपर इसको मत सोचो, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। गलत सर, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाती है। द काउंसिल हैज़ द पावर टू फिक्स द जीएसटी रेट्स ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी अपर लिमिट। देखिए, अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि दे हैव द पावर टू फिक्स द जीएसटी रेट। देखिए, जीएसटी के रेट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो जीएसटी के रेट्स होते हैं ना वो सारे के सारे रिकमेंडरी होते हैं, रिकमेंडरी। ठीक, रिकमेंडरी हैं। स्टेट चाहे तो अप्लाई करें, स्टेट ना चाहे तो ना अप्लाई करें, तो रिकमेंडेटरी होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं ये। दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल रिक्वायर यूनानिमस अप्रूवल। भाई यूनानिमस अप्रूवल नहीं होता, इज नॉट रिक्वायर्ड। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हो गई गलत। अब क्या पूछा गया इसमें, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, ऑल थ्री आर इनकरेक्ट। आई थिंक आंसर वुड बी डी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स क्रेडिट और टैक्स डिडक्शंस के बारे में। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट होता है, मान लीजिए ये कोई कंपनी वाला है, जैसे सपोज मान लेते हैं कोई फ़ोन बनाने वाला है। ठीक है, इस फ़ोन बनाने वाले ने किसी से सेमीकंडक्टर की चिप खरीदी। ये सेमीकंडक्टर वाला है, सेमीकंडक्टर वाला, ये फ़ोन वाला है। ठीक है, अब इस सेमीकंडक्टर वाले ने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, राइट। ये हम तीन तरीके से मान लेते हैं। रॉ मटेरियल वाले ने 100 रुपये की कोई चीज़ दी, सेमीकंडक्टर वाले ने उसके अंदर कुछ तिगड़मबाजी लगाई और 150 रुपये उसका बना दिया, उसे अरेंज करके बना दिया। वैल्यू एडिशन कितना हुआ सर? 50 रुपीज़ का। भारत सरकार बोलती है 10% टैक्स, तो कितना टैक्स दिया सर? 5 रुपये का टैक्स दिया। अब सेमीकंडक्टर वाले ने यही चीज़ फ़ोन वाले को बेची और फ़ोन वाले ने फिर इसमें कुछ तिगड़मबाजी करी और इसे कितना बना दिया? 5000 रुपये का बना दिया फ़ोन। अब 5000 के ऊपर यहाँ पे कितना जंप हुआ सर? 5000 को छोड़ो यार, इसमें ना मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सिंपल 300 रुपये का फ़ोन बना दिया, है ना, याद करने में आसानी हो जाएगी। टोटल एडिशन कितना हुआ सर? फ़ोन वाले ने कितना किया? 150 रुपये का। भारत सरकार क्या बोलती है? 10% टैक्स दो। 10% टैक्स माने कि आपका हो गया 15 रुपीज़ का टैक्स दो। लेकिन अब यहीं पर ये फ़ोन वाला क्या बोलेगा? फ़ोन वाला बोलेगा भैया आप जितने रुपए का मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था इसमें 5 रुपये का टैक्स ऑलरेडी मौजूद था, आप मेरे से 15 रुपये का टैक्स ले रहे हो, तो 5 रुपये इसको भी तो घटाओ। दैट मीन्स जो फ़ोन वाला है वो बोलेगा आई मस्ट पे ओनली 10 रुपीज़, मैं 10 रुपीज़ पे करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 रुपये पे कर चुका हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें जो इनपुट है उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स ऐड हो गया है, आप उसे मुझसे राहत दीजिए। सो दैट इज़ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यही टैक्स क्रेडिट और टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन क्या होता है? टैक्स के अंदर छूट दी जाती है, वही LIC वगैरह के अंदर। ठीक है, LIC में पैसा जमा कराओगे तो आपकी सैलरी को कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर सैलरी है 1 लाख रुपये, आपने बोला सर मैं LIC में 10,000 रुपये जमा कराता हूँ, आपकी सैलरी भारत सरकार बोलेगी 90,000 मान ली हमने आपकी सैलरी। दैट्स इट। सो ये है आपका टैक्स डिडक्शन। टैक्स इंस्ट्रूमेंट कैन हैव द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट अक्रॉस द इनकम ग्रुप। बिल्कुल ठीक है। टैक्स क्रेडिट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स क्रेडिट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल। बिल्कुल ठीक है सर। टैक्स क्रेडिट जो है वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती हैं, इसमें कोई दूसरी शक की बात होती ही नहीं है, बनती ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन टैक्स डिडक्शन रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम, ये भी ठीक है। सो ए वुड बी द करेक्ट वन, कि ए की वजह से बाकी सब ठीक है। टैक्स मोराल। टैक्स मोराल क्या होता है? टैक्स मोराल का मतलब होता है जनता मतलब आपने जानबूझकर पैसे देती है क्योंकि उनकी मोरालिटी बहुत हाई है, नैतिकता, वो उनको लगता है कि यार टैक्स देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो द विलिंगनेस ऑफ द टैक्स पेयर टू कंप्लाई विद द टैक्स ऑब्लिगेशन वॉलंटरली। सो दिस इज योर टैक्स मोराल। इसकी डेफिनेशन ही यही लिखी हुई है, एब्सोल्युटली सही है ये। देन एफिशिएंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें अब ये यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात चल रही है, तो अगर हम बात करें कि टैक्स मोराल इज़ द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन कलेक्टिंग टैक्सेस, आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका।
अगर पहली डेफिनेशन ठीक है तो दूसरी गलत हो जाएगी। परसीव्ड फेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस इन द टैक्स सिस्टम, आई थिंक ये ठीक है, क्योंकि जब इंसानों को लगेगा या फिर हमें लगेगा कि भाई फेयरनेस है टैक्स सिस्टम में, इफेक्टिवनेस है टैक्स सिस्टम के अंदर, हम जितना टैक्स पे करते हैं उसके हिसाब से हमें फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। तो वही है ना वो डायलॉग राघव चड्ढा ने बोला था कि टैक्सेस लाइक सोमालिया एंड टैक्सेस लाइक लंदन एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया। तो वो वाली कंडीशन जब लोगों को परसीव्ड इनजस्टिस फील नहीं होगा तो आई थिंक एवरीवन विल पे द टैक्स, कोई टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस नहीं होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो द फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट है, द रेवेन्यू फ्रॉम द ईयरमार्क्ड, आपका अरमार्क टैक्सेस कैन फ्रीली बी यूज्ड फॉर द जनरल एक्सपेंडिचर। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये ईयरमार्क टैक्सेस होते क्या हैं। बेसिक यही मैंने बताया कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियरली काम करती है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि भाई ये टैक्सेस की अलग टैक्स नहीं होते, ये कैटेगरी है। ये कैटेगरी किसको बोलते हैं कि जैसे अगर भारत सरकार बोले कि भाई हम ना एक टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और उस टैक्स से हम रोड ही बिल्ड करेंगे, वी विल बिल्ड द रोड, सो दैट इज़ अनमार्क टैक्सेस, जिसको गवर्नमेंट ऐसे एलोकेट करती है, कलेक्ट करती है कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही बोलेंगे। ठीक, सो दैट वुड बी योर अनमार्क टैक्सेस दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड फॉर जनरेट द एक्सपेंडिचर। नहीं सर, फॉर जनरल एक्सपेंडिचर गलत सर, फ्रीली यूज़ नहीं होता, बाउंड होता है ये, इसी वजह से मार्क्ड है वो, मार्क करें। जैसे आप लोगों ने क्या करते हो अपनी सैलरी में से आप कुछ कोई मार्क कर देते हो ना कि ये तो LIC में जाएगी ही जाएगी, या इसका इंश्योरेंस लेना ही लेना है, या इससे मेरे को फ़ोन लेना ही लेना है, सो आपने मार्क कर दिया उसको। इसी तरह से आपकी इनकम के ऊपर भी टैक्सेस के ऊपर भी भारत सरकार मार्क करती है कि इस टैक्स से आने वाला पैसा जो है वो सिर्फ रोड के लिए जाएगा, इस टैक्स से आने वाला सिर्फ एजुकेशन के ऊपर जाएगा। दैट आर लिंक्ड टू द स्पेसिफिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक, यही बात हमने यहाँ पे बात की थी। लिवाइव्ड ओनली बाय लोकल गवर्नमेंट, भाई साहब इतनी बड़ी तोप थोड़ी ना हो गई लोकल गवर्नमेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट भी इंपोज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंपोज कर सकती है, और लोकल गवर्नमेंट भी लगा सकते हैं। सो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट आपके 2 हैं, पहला और तीसरा। 2 आर योर इनकरेक्ट, ओनली 2। देन ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी, ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी किस बारे में बात करती है सर? ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी इस बारे में बात करती है कि गवर्नमेंट को ना किस तरह से टैक्स को डिज़ाइन करना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स को डिज़ाइन करेगी कि उससे सरकार का रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू भी मैक्सिमम हो जाए, रेवेन्यू भी बढ़िया हो जाए, लेकिन उससे इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी जो है वो हर्ट ना हो। इकोनॉमी शुड नॉट हर्ट, मतलब इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाकर अपना रेवेन्यू ना बढ़ाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी। कि टैक्स इतना हो जो ऑप्टिमल हो, जो कि मार्केट को नुकसान ना पहुंचाए, जो इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाए। ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी मिनिमाइज करता है डेड वेट लॉस को। ये अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, सर ये डेड वेट लॉस क्या होता है? सोचिए, डेड वेट लॉस होता है कि अगर मान लीजिए ठीक है, जैसे कैसे बताऊँ आपको, ये दिखने में लग रहा है ना कि किसी मुर्दा की लाश को अपने कंधे के ऊपर उठा के चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही है आपका डेड वेट लॉस। ठीक है, डेड वेट लॉस उसी को बोलते हैं। जैसे आपको फिर बताता हूँ थोड़ा सा, और अगर इसको एग्जांपल दूँ, कैसे समझाऊँ आपको? ठीक है, ठीक, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इतनी गंदी थी, इतनी बुरी थी, और इसकी वजह से मार्केट जो है, मार्केट ख़त्म हो गया। मान लीजिए भारत सरकार ने बोल दिया कि हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर रहे हैं, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर दिया, न्यूजीलैंड से सारा आइटम आके भर गया, हमारे देसी जो फार्मर्स हैं उनकी फसलें मार्केट में बिक नहीं रही है, उसकी फसलें मार्केट में नहीं बिक रही हैं तो उनका जो है ऊपर पड़ा हुआ है एकदम, और सारे प्राइसेस क्रैश कर गए, पूरी इकॉनमी की तबाही मच गई। सो जो हमने बात की थी इकोनॉमिक वेलफेयर की, वो इकोनॉमिक वेलफेयर अचीव नहीं हो पाया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेड वेट लॉस। मतलब कि आपकी ऐसी पॉलिसी जिससे मार्केट तबाह हो गई और जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर इम्पैक्ट हुआ बहुत हार्मफुल तरीके से, उसे डेड वेट लॉस बोलते हैं। तो अगर आप टैक्स रेट को अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि डेड वेट लॉस ना हो, तो बहुत बढ़िया होगा। सो दैट मीन्स ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी वो ऐसा बोलती है कि भाई मिनिमाइज़ कीजिए डेड वेट लॉस को, ताकि जो रेवेन्यू है वो भी ठीक ठाक रहे और मार्केट के ऊपर भी बुरा इंपैक्ट ना पड़े। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। द टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन गुड्स विद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नहीं हो सकता सर ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के ऊपर। क्यों? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती थी? अभी मैंने बताया था कि अगर कोई पार्ले के बिस्किट का पैकेट है 5 रुपये का, तो सब लोग खरीद रहे हैं, और 5 रुपये 1 पैसे का हुआ तो कोई भी नहीं खरीद रहा। सो दैट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर टैक्स कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज इज ऑलवेज ऑप्टिमल। गलत भाई, ये हर मान लीजिए 5% टैक्स है पार्ले के बिस्किट के ऊपर, 5% टैक्स है हायाबूसा के ऊपर, 5% टैक्स है लैम्बोर्गिनी के ऊपर, ये तो गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा ये तो।
तो इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑप्शन 1 और बी, मतलब 1 ओनली, स्टेटमेंट 1 एंड बी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट सर। चलिए अब आगे चलते हैं। देन मार्जिनल इफेक्टिव टैक्स रेट। अब इस वाले जो टेस्ट है ना, इसके अंदर कंसेप्ट बहुत सारे हैं। मार्जिनल इफेक्टिव टैक्स रेट किस बारे में बात करता है? मार्जिनल इफेक्टिव टैक्स रेट, लेट मी टेल यू विद एग्जांपल, ठीक है, इस एग्जांपल को आप लोग समझिएगा, ठीक है। जैसे हाउ शुड, ठीक है, ठीक। अब आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यू अर्न, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, हाँ, आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं। आपकी अर्निंग है 10,000 रुपीज़। जब आप 10,000 रुपीज़ कमा रहे थे तब सरकार बोल रही थी वी वोंट टेक एनी काइंड ऑफ टैक्स, हम कोई भी टैक्स आपसे नहीं लेंगे, बिल्कुल जीरो टैक्स आप पे कर रहे थे। वेरी गुड, कूल सर। अब क्या हुआ? अब अचानक से आपकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ गई और आप आ गए टैक्स ब्रैकेट के अंदर। अब आपकी सैलरी बढ़ गई 11,000 रुपये हो गई, तो 1 के आपने इंक्रीज़ किया, है ना। अब 11,000 सैलरी आ गई। इससे पहले यहाँ पर जब आप थे तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट भी मिलते थे। मान लीजिए BPL का कार्ड भी आपका बना हुआ था, बहुत बेनिफिट था। अब 11,000 जैसे ही सैलरी हो गई, एक तो आपके जो सारे इंसेंटिव्स हैं वो कम हो गए, आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ गया या टैक्स भी आपका बढ़ गया। तो एक एग्जांपल लगाते हैं कि अब आपको 200 रुपये टैक्स देना पड़ गया, ठीक है, 200 रुपये का आपने टैक्स दे दिया, और जो आपको BPL की वजह से होने वाला बेनिफिट था वो भी अब हट गया। तो मतलब पहले जो है आपको 300 रुपये हर महीने के मिलते थे, अब मान लीजिए 300 रुपये हर महीने के वो भी उड़ गए, तो 300 रुपये का भी नुकसान हो गया आपको। 300 रुपये का आपका जो बेनिफिट है वो भी आपके गए। तो टोटल बेनिफिट आपके कितने रुपये के उड़ गए? 1,000 रुपये इंक्रीज़ होने में 500 रुपये के आपके बेनिफिट उड़ गए। 500 रुपये का बेनिफिट उड़ गया। आपने कितना कमाया? आपने 1,000 एक्स्ट्रा कमाया, 1,000 एक्स्ट्रा कमाया, और जिसके बदले में आपका 500 रुपया गायब, ठीक है, 500 रुपया गायब। इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मार्जिनल इफेक्टिव टैक्स रेट, ठीक है। ये 500 रुपये गायब। कितना है फिर मार्जिनल इफेक्टिव टैक्स रेट? भाई साहब 500 रुपये के ऊपर आपने क्या किया? 500 रुपीज़ डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 50%। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी पर यूनिट के हिसाब से, अब आफ्टर अ लिमिट 50% आपकी सैलरी गई, 50% आपकी सैलरी गई, 50% आपकी सैलरी उड़ गई। तो ये आपका मार्जिनल इफेक्टिव टैक्स रेट। अब बताओ, अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना हार्मफुल होगा कि बेनिफिशियल होगा? जितना ज़्यादा होगा उतना हार्मफुल होगा। क्यों? उतनी ही ज़्यादा मतलब आप कम अपने अंदर उत्साह महसूस करोगे। आपको लगेगा कि यार 1,000 रुपये बढ़ने पे 500 रुपये सरकार लेके जा रही है, आई शुड नॉट डू दिस, मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं सर। सम इंडिविजुअल फेस वीक इंसेंटिव टू इंक्रीज द अर्निंग, बिल्कुल ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हायर ग्रॉस वेजेस। भाई वो है ना, बहुत कम उनके अंदर इंसेंटिव फील होता है कि वो अपने पैसे को बढ़ाएं, अगर वहाँ पे हाई मार्जिनल आपका इफेक्टिव रेट है, टैक्स रेट है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसा ही लगता है लोगों को कि यार क्यों मैं एक्स्ट्रा काम करूँ, वाई शुड आई, राइट। सो करेक्ट है। हाई मार्जिनल टैक्स रेट रिड्यूस द नेट गेन, बिल्कुल ठीक। इसी वजह से तो नेट गेन नहीं हो पाता, तो उनको दुखी होता है। नेट गेन होता तो है, आप बोलोगे ना सर यहाँ पे 500 रुपये का नेट गेन तो हो रहा है, पर यार उसने 1,000 रुपये कमाए हैं यार, जो कमाया उसमें से 50% गवर्नमेंट उड़ा गई, तो दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, दैट टैक्सेस कंबाइंड विद बेनिफिट कैन शार्पली रिड्यूस द टैक्स होम पे, बिल्कुल ठीक है यार। अपने घर जो पैसा लेके जा रहे हैं वो कम हो जाता है, ओके। सो अगर हम इन टैक्सेस को इस बेनिफिट के साथ में जोड़ दें तो कम सैलरी लेके जाता है वो अपने घर पे, ठीक है सर। सो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ए, सारे का सारा सही है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता था? जैसे मैंने बताया था ना, मॉरिशस के अंदर कोई कंपनी है, मॉरिशस, ठीक है। स्पेलिंग के ऊपर भावनाओं पे मत जाना, स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। तो जो ये मॉरिशस है, मॉरिशस से इंडिया के अंदर लोग कंपनी लेके आते हैं और इंडिया के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। अब इंडिया क्या बोलती है? इंडिया बोलती है भाई साहब आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम देखेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ एक मान लो 6x6 का कमरा ले रखा है, इसमें नहीं होता कुछ प्रोडक्शन। आपकी सारी कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो यू विल बी टैक्सेबल एट इंडिया। आप ऐसे मॉरिशस के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है ऐसा करके डायलॉगबाजी करके नहीं चल सकते हो, ठीक। तो ये बात यहाँ पे बोली गई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। सो दैट इज़ अबाउट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसे आपको ध्यान में रखना है। और आप देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कि इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी फॉर द टैक्स पर्पस, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफाई द जुरिडिक्शन विद द राइट टू टैक्स ऑफ अ कंपनीज, ठीक है। प्रिवेंट डबल टैक्सेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, आई थिंक हाँ ये डबल टैक्सेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज ये नहीं आएगा, ठीक है। वाई सर प्रिवेंट द डायरेक्ट टैक्सेशन, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए वो आपकी पॉलिसी है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो आती है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ में मिला के काम करते हैं, लेकिन POEM इससे रिलेट नहीं करता डायरेक्टली। सो जो सही जवाब है वो 1 और 2 ओनली होगा। देन टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट,
ठीक है, इसके बारे में यहीं पे लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये, पढ़ के देखेंगे। इट रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेट एंड पे टैक्सेस। कि जैसे मान लीजिए अगर टैक्स लग गया तो टैक्स के ऊपर फिर ये रहता है कि भाई क्या क्या समझना है, अंडरस्टैंड क्या होगा, कैलकुलेट, पे द टैक्सेस, ऑल दैट। मतलब उसके ऊपर इंसान को ना छुट्टी मार के बैठनी पड़ती है, अपनी तनख्वाह खोनी पड़ती है एक दिन की। तो वो जो सारा है टैक्स की पूर्ति करने के लिए, टैक्स का फॉर्म भरने के लिए कुछ इनकम छोड़नी पड़ती है। जो इंसान पैसा कमा रहा है वो एक दिन का पैसा छोड़ना पड़ता है। सो दैट इज़ अ टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। इट इंक्लूड द टाइम कॉस्ट, अकाउंटिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ही गलत है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं होता, जो आम जनता टैक्स को फुलफिल करने के लिए जो नुकसान करती है अपना, उसे बोलते हैं टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट। पता है ना आपको, इनकम टैक्स पे करते हैं तो दो लोग एक दिन की छुट्टी मारते हैं कि उस एक दिन की छुट्टी के अंदर भरा जा सकेगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दोनों ठीक है, 1 and 2 ओनली। देन बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इसका क्या मतलब होता है? बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है अगर भारत सरकार टैक्स ले रही है लोगों से और लोगों को उसकी इक्विवेलेंट बेनिफिट दे रही है, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स पे करने से। लोग बोलेंगे हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, खड्डे नहीं है हमारी रोडों के ऊपर, हम टैक्स देंगे। सो दैट इज़ अ बेनिफिट प्रिंसिपल। द बेनिफिट प्रिंसिपल लिंक टैक्स पेमेंट टू द बेनिफिट रिसीव्ड, बिल्कुल ठीक है। अगर हायर द बेनिफिट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, हायर टैक्स जो है हायर बेनिफिट मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट लेस बेनिफिट दे रही है तो लेस टैक्स, सेम वाइस वर्सा, मतलब वही चीज़ उल्टा घुमा के बोलेंगे तो हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है सर। द बेनिफिट प्रिंसिपल वर्क्स वेल फॉर नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड, नहीं सर इसके लिए नहीं होता। एक्चुअल में बताता हूँ ये पब्लिक गुड होता क्या है। पब्लिक गुड के 2 फीचर होने चाहिए सर। पहला तो फीचर होना चाहिए इट मस्ट बी नॉन राइवलस, ठीक है, ये इसके अंदर राइवलरी नहीं होनी चाहिए पब्लिक गुड के अंदर, ठीक। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। देन कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं, पब्लिक नॉन राइवलरस, नॉन राइवलरस, हाँ स्पेलिंग है। दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस इन नेचर। जैसे मान लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कोई पर्सन बोलेगा कि यार मैं नहीं चाहता मेरे देश की सुरक्षा हो, तो कोई भी नहीं होगा ऐसा। प्लस नॉन राइवलरस, मतलब अगर एक पर्सन टैक्स पे कर रहा है, दूसरा पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो ये टैक्स पे करने वाला ये नहीं बोलेगा मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से फौजियों की तनख्वाह जा रही है और इस बंदे को टैक्स मत दो, मतलब इस बंदे को सिक्योरिटी मत दो, इसको पाकिस्तानी मार सकते हैं मुझे नहीं मार सकते। तो दैट इज़ नॉट ट्रू, हाँ ये नहीं होता। सो दैट इज़ नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस इन नेचर, उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड। इसके ऊपर बेनिफिट प्रिंसिपल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि चाहे कोई टैक्स पे करे चाहे कोई टैक्स पे ना करे, ये चीज़ें तो प्रोवाइड करवानी ही करवानी है भारत सरकार ने, राइट। तो यहाँ पर जो बेनिफिट वाला कंसेप्ट है वो नहीं आता है। ओके, सो बेनिफिट कंसेप्ट वोंट वर्क एट हेयर। देन यूज़र फी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो, जितनी ज़्यादा यूज़र फी होगी तो मान लीजिए एयरपोर्ट उतना ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। सिंपल बात, जितनी कम यूज़र फी उतना कम एयरपोर्ट कम डेवलप्ड होगा। सो दैट्स सो सिंपल। यूज़र फी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है। अब पूछा गया है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनमें से सर ये भी ठीक है, ये गलत है, ये भी ठीक है, ओनली 1 ठीक। देन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जिसकी जितनी टैक्स पे करने की क्षमता है वो उसके इक्विवेलेंट जो है अपना टैक्स पे करे, दैट इज़ योर एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल बात। और इसमें क्या बात की गई है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, बिल्कुल ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होना चाहिए, जिसकी जितनी सैलरी बढ़ेगी वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। देन द आइडिया दैट ऑल द इंडिविजुअल्स मस्ट हैव द इक्वल एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट, हर इंसान की इक्वल एबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई कुछ सैलरी लेता है, कोई कुछ इनकम कमाता है, कोई कुछ कमाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट, ठीक है, 1 and 2 आर द करेक्ट। देन एक्साइज ड्यूटी डज नॉट कॉज एनी एफिशिएंसी लॉस, भाई साहब हर तरह की ड्यूटी एफिशिएंसी लॉस लेके आ सकती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। एक्साइज टैक्सेस कैन रिड्यूस द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, बिल्कुल ठीक है भाई, वो रिड्यूस करते हैं। देन एक्साइज टैक्सेस आर इनफेक्टिव इन अल्टरिंग, गलत है बिल्कुल, इनफेक्टिव तो बिल्कुल ही शब्द ही गलत हो जाता है ये। दे आर इनफेक्टिव इन अल्टरिंग द कंजम्पशन पैटर्न, भाई वो चेंज कर देते हैं कंजम्पशन, क्या सब कुछ चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट हम देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग और दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज़ ट्रू। सो 2 स्टेटमेंट गलत हैं, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सो इट अलाउड द रजिस्टर टू ऑफसेट टैक्स पेड
ऑन द परचेजेस, जो हमने देखा था सेमीकंडक्टर से परचेज किया था, अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स, बिल्कुल ठीक है सर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर टैक्स कैन नॉट बी क्रेडिटेड, बिल्कुल। अनरजिस्टर्ड सप्लायर को हम जो है ना टैक्स क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करवा सकते। क्यों नहीं प्रोवाइड करवा सकते? क्योंकि वो है ही नहीं भाई, उसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जब डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो कैसे प्रोवाइड करवाएंगे उसको टैक्स आउट बेनिफिट, ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके थ्रू हो सकता है, हाँ उसके थ्रू हो सकता है, लेकिन हर जगह पे नहीं हो सकता ना। यहाँ पे जीएसटी में ही हो सकता है, वो जीएसटी ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, बाकियों के ऊपर नहीं। तो सिर्फ उसको छोड़ दें तो जितने भी अदर हैं उसके अंदर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर को यू कैन नॉट गिव द क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सही है बात, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। हाँ होता है, इसका कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। आईटीसी इज अवेलेबल फॉर ऑल द बिजनेसेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, गलत है यार, रेस्ट्रिक्शन तो हर चीज़ पे होती है। तो इनमें से कौन सा गलत है? सिर्फ 1 ओनली इज द गलत, मतलब 1 नहीं 3 ओनली इज द गलत, एक ही गलत है, 3। देखा, मैं भी गलती कर गया। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी किस बारे में बात करता है? ये यहाँ पे आपको वेल एक्सप्लेनेशन देखने को भी मिल जाएगा। इट्स अ टैक्स सिस्टम, वो ये बोलता है कि द टैक्स सिस्टम शुड नॉट फेवर वन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अनदर। टैक्स जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक एक्टिविटी को तो बहुत फेवर कर रहा है और कि बोल रहा है कि भाई जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुपीरियरली फेवर कर रहा है और बोल रहा है कि सर्विसेज को एकदम काट दो। नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई एक को फेवर कर रहा है लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरे के ऊपर नहीं, सपोर्ट सबको करना पड़ेगा। सो शुड फेवर वन इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ, ये तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दैट शुड नॉट फेवर, किसी एक को फेवर ना करे, सबको फेवर करे। सो दैट इज ठीक है। ऑल टैक्स रेट मस्ट बी आइडेंटिकल। अरे यार, आइडेंटिकल नहीं होते, इक्विटी नाम की कोई चीज़ होती है, इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होती है। द टैक्स सिस्टम शुड बी इनविजिबल टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। जो टैक्स सिस्टम है दैट मस्ट बी इनविजिबल, वो इनविजिबल रहने चाहिए इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो अब आप बताइए कि अब से सही मानेंगे नहीं मानेंगे? भैया अगर टैक्स सिस्टम विजिबल हो गया, टैक्स सिस्टम विजिबल का मतलब होता है कि टैक्स हिंडरेंस का एक तरह से देखें तो दैट शुड बी इनविजिबल। हाँ सर, इनविजिबल रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, है ना। अगर विजिबल रह गए तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। विजिबल का मतलब कि हिंडरेंस क्रिएट करना। सो करेक्ट पूछा है 1 and 3, है ना। 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो आई थिंक इसका आंसर नंबर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सी, है ना। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान ऑफ द नीति आयोग फ्रेमवर्क। नीति आयोग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं सर, स्टैट्यूटरी नहीं है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेक बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनाई गई है। सो दैट इज़ इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली गलत है, ये इनकरेक्ट पूछा हुआ है। 5 ईयर प्लान वर डिसकंटिन्यूड आफ्टर द 12th FYP, बिल्कुल ठीक है। वैसे 12th FYP चला था आपका 2012 से 2017 तक के बीच में, उसके बाद बंद कर दिया था ये। देन नीति आयोग प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल ठीक है। सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इनकरेक्ट पूछा है तो 1 ओनली, सिर्फ एक ही गलत है, राइट। देन आगे चलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये नीति आयोग के अंदर। टू रैपिडली डेवलप द डेवलपमेंटल आउटकम्स इन द, अच्छा, टू रैपिडली इंप्रूव द डेवलपमेंटल आउटकम्स, टू सेलेक्ट अंडर परफॉर्मिंग, टू फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेंट्रलाइज कमांड नहीं होती, इसकी डिसेंट्रलाइज होती है, ये तो सबको पता ही होगा। वैसे पॉलिटी के अंदर आपका है, आता है नीति आयोग, तो उससे भी आप सिंपली देख सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड जब थर्ड को हटा दोगे तो 1 and 2 ओनली ही बचेगा। देन फेम इज अ स्कीम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल क्या होते हैं? हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें 2 फ्यूल डलते हैं, चाहे आप उसमें से आप ये लगा लीजिए आपका पेट्रोल एंड ईवी, डीजल एंड ईवी, यू कैन रिलेट दोस, ठीक है। और ईवी प्योरली ईवी बेस्ड होते हैं। तो ये हाइब्रिड और ईवी के बारे में बता दिया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछनी है कि भाई इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं लोग या फिर उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, उससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आएगी और कार्बन का जो एमिशन है वो कम होगा, बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, मैंने जॉब्स निकलेंगी, बिल्कुल ठीक। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल, गलत है यार। कंप्लीट एलिमिनेशन विद इन 1 ईयर, ये वाला तो कोई टारगेट वारगेट है नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट वन, 33 का ए। देन नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब क्या बताऊं इसका। एनडीसी इज अ लीगली बाइंडिंग डिसीजन मेकिंग, गलत है भाई, एनडीसी कभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं थी, इसी को रिप्लेस करके तो आपका नीति आयोग बना था, ठीक है। देन एनडीसी प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द सेंटर स्टेट कॉन्सुलेशंस, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होती है। देन एनडीसी हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिया की प्लानिंग डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। 1952 से ये जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, अब ये बंद हो चुकी है 2014 के बाद से, ठीक।
सो अगर आप इसमें देखें, सो दिस स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट आपकी हो गई हैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 स्टेटमेंट ठीक है। और ठीक, तो यहाँ पे 2 ओनली के साथ आंसर आएगा और बढ़ जाएंगे हम आगे। देन इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, सब तक पहुँचना चाहिए, हर स्टेट में बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल। एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, भाई साहब इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं बात करता, बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे, हेल्थ, एजुकेशन, सब पे बात करता है। दैट इज़ रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो करेक्ट पूछा है, 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट वन। देन इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीति आयोग जो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करती है, बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग कंट्रोल करती है स्टेट इकोनॉमिक के डिसीजंस को इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। अभी अगर ये डिसेंट्रलाइज ठीक है तो ये सेंट्रलाइज कहाँ से सही हो जाएगा भाई? तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। नीति आयोग प्रमोट करता है इंटरस्टेट लर्निंग एंड कोऑपरेशन। इतनी बढ़िया बात, सुंदर बात दिखाई दे रही है आपको, तो 1 and 2 आर द करेक्ट, सिर्फ एक ही गलत है, सो ओनली 1 आर द इनकरेक्ट। देन 37 के बारे में बात करेंगे। एसडीजी, एसडीजी आर लीगली बाइंडिंग? नहीं सर, एसडीजी लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं कभी भी। एसडीजी के ऊपर हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, सो दे आर नॉट, दे नेवर कैन बी द लीगली बाइंडिंग, ठीक है। सो दैट इज़ इनकरेक्ट, वॉलंटरी होते हैं वो। नेशनल एंड, अच्छा, नेशनल इंडिया जो है वो अपने एसडीजी को ट्रैक करता है थ्रू नेशनल एंड सब नेशनल मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा पंचामृत गोल है वो भी एसडीजी के ऊपर है। देन नेशनल प्लानिंग इन इंडिया हैज़ अलाइंड द स्कीम्स विद द एसडीजी टारगेट, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक, सिर्फ एक ही गलत है, सो ओनली 1 इज़ द इनकरेक्ट वन। स्किल इंडिया मिशन, अब देखो ये बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन है। आई एम नॉट सेइंग द बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन है, हाँ, दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ अनप्रोफेशनल इन नेचर, बट क्या करें, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आसान है यार ये, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बेवकूफ़ वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड फ्रॉम दिस कि सर व्हाई यू आर नॉट बीइंग प्रोफेशनल, यू मस्ट हैव टू बी अ सुपीरियरली प्रोफेशनल, बिकॉज इफ आई विल बी द प्रोफेशनल देन आई माइट स्लीप वाइल टीचिंग यू, हाँ नॉट एक्चुअली, बट इट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ बोरिंग, क्योंकि एक तो ना लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। लाइव होता तो फिर और मज़ा आता है ना, आप लोगों को थोड़ा कमेंटबाजी करते आपके ऊपर, अपने ऊपर भी करवाते, सो हंसते खेलते काम हो जाता। स्किल इंडिया मिशन, नाम से पता चल रहा है हम स्किल देंगे पूरी इंडिया को। क्रिएट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ओनली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने क्या पाप किया भाई? सौतेली माँ का बच्चा थोड़ी ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये तो गलत है यार, ये तो दिस स्टेटमेंट इज गलत। मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, एब्सोल्युटली सही, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। करेक्ट बतानी है तो पहला और तीसरा ही सही है, दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। देन स्टेट प्लानिंग बोर्ड के बारे में बात की गई है। इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ शिफ्ट किया है 2014 में, अभी बताया था, बिल्कुल किया है शिफ्ट। स्टेट प्लानिंग बोर्ड अभी भी एडवाइस देते हैं, एडवाइस देने में कोई नुकसान नहीं है, मैं तो कहता हूँ कोई भी एडवाइस दे सकता है स्टेट के। अब आप देखिए ना, जिन लोगों का प्री नहीं होता वो प्री की भी एडवाइस दे देते हैं कि हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स, ठीक। एनीवे, स्टेट रिटेन्ड द ऑटोनॉमी इन प्लानिंग, स्टेट के पास में ऑटोनॉमी है प्लानिंग से रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे हम मूव अवे कर गए हैं सेंट्रलाइज से कोऑपरेटिव की तरफ में, तो यहाँ पे क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की तीनों चीज़ें ठीक है, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 40वें क्वेश्चन की तरफ में देखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया के नाम के ऊपर इतने सारे स्कीम लॉन्च कर रखे ना, क्या ही बताऊँ यार। इससे हम स्किल का डेवलपमेंट करेंगे थ्रू ट्रेनिंग, 100% लिटरेसी रेट, गलत यार, लिटरेसी रेट के लिए कौशल विकास थोड़ी ना करेंगे, लिटरेसी रेट के लिए एजुकेशन करेंगे, सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 and 2 बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। अब हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। इन्फ्लेशन मेजर के अंदर हमने देखना है कि कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। 2 इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है सर? जब हेडलाइन में से आप फूड एंड फ्यूल या वॉलेटाइल फूड फ्यूल, और जो वॉलेटाइल होते हैं ना, वॉलेटाइल जैसे क्रूड ऑयल हो गया, तो अगर आप उनको एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आता है? कोर इन्फ्लेशन। दैट एक्सक्लूड द कोर इन्फ्लेशन जो है, दैट एक्सक्लूड द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, एब्सोल्युटली सही। दे रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म प्राइस शॉक्स। क्या ये शॉर्ट टर्म प्राइस शॉक्स का दिखाता है? ये भाई क्या बताऊँ आपको, शॉर्ट टर्म प्राइस शॉक्स को नॉट नेसेसरीली, लॉन्ग टर्म प्राइस शॉक को भी दिखाता है, शॉर्ट टर्म को भी दिखाता है, सो ये भी बात हम सोच सकते हैं। क्या ये शॉर्ट टर्म को दिखाता है? नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? शॉर्ट टर्म प्राइस शॉक्स ये दोनों दिखाते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड ये दिखाते हैं शॉर्ट टर्म प्राइस शॉक्स को। शॉर्ट टर्म के ऊपर ये बहुत जल्दी चेंज होते हैं, कोर इन्फ्लेशन के अंदर बहुत जल्दी चेंज होने वाली चीज़ नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म को दिखाता है, सो दैट इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ यूज्ड एज एन एनालिटिकल इनपुट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। भाई मैं तो कहता हूँ चाहे कुछ भी हो, एनालिटिकल के लिए हर किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो तीसरी ठीक है, यहाँ पे 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, भाई महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सामान महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, उसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे चाय वाला है ना, पहले आपको 5 रुपये में चाय मिलती थी, अब 10 रुपये में चाय मिलती है, क्यों? क्योंकि चाय पत्ती महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। सो दैट इज़ अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बिल्कुल ठीक यार। इट इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस डिमांड। भाई डिमांड कैसी यार, ये तो मतलब हद वाली बात हो गई है ना, कि महंगाई है और डिमांड बढ़ रही है, दैट इज़ रॉन्ग। इट कैन अकर इवन व्हेन द एग्रीगेटेड डिमांड इज स्टैग्नेंट। हाँ, ये कभी भी हो सकती है, जब एग्रीगेट डिमांड स्टैग्नेंट है तब भी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। मान लो लोग चाय पीने वाले नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया, वेजेस महंगे हो गए, तो भी तो भाई महंगाई बढ़ सकती है ना। सो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाली। तो पहली और तीसरी ठीक है, तो पहली और तीसरी ठीक है। नेक्स्ट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है भाई साहब? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है अगर कोई कंज्यूमर मार्केट से जो सामान खरीदता है उसकी क्या वैल्यू के ऊपर खरीदता है, दैट कैलकुलेटेड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल में होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम से ही बता रहे हैं। सीपीआई मेजर करता है रिटेल लेवल के ऊपर, होलसेल डब्ल्यूपीआई करता है होलसेल लेवल के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। सीपीआई के अंदर फूड वेटेज को ज़्यादा मिला हुआ है, एब्सोल्युटली सही। WPI ऑलवेज मूव्स इन सेम डायरेक्शन एज CPI, नहीं सर, दे डोंट ऑलवेज मूव, समटाइम्स वो एक दूसरे के विरोधाभास में भी जा सकते हैं। कोविड के अंदर आपको ऐसा बिल्कुल देखने में मिला था, ठीक है। सो दैट इज़ रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। 44 फिलिप्स कर्व के बारे में है। ये पहले आप फिलिप्स कर्व देखिए। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? महंगाई जितनी ज़्यादा होगी अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही कम होगा, तो ये फिलिप्स कर्व बताता है। पर ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि महंगाई भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होती है। इंडिया जैसे देश के अंदर आपको दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेंगी, है ना। आपने पार्लियामेंटेरियंस को बात करते सुना होगा कि महंगाई आसमान छू रही है, लोगों को बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, तो फिलिप्स कर्व काम नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या बताता है? फिलिप्स कर्व शोज अ स्टेबल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे स्टेबल नहीं लिखती ना, तो पूरी लाइन ठीक हो जाती। ये तो इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है ना, इन्फ्लेशन रेट हायर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोअर, तो ये तो ठीक है। स्टेबल का मतलब है कि हर चीज़ में यही आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नो सर, हर चीज़ में ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दिस कंसेप्ट हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन दो शब्द से मिलकर बना है, एक है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन माने कि आपने एक वो डायलॉग सुना है ना, जो आप कई बार अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बोलते हो, आपके फ्रेंड बोलते हैं और भाई क्या हाल है, जो एक 2 साल के बाद मिल रहे हैं आपसे, आप बोलते बस वही अड्डी वही खाल है, मतलब कि देयर इज़ नथिंग न्यू। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पता नहीं कहाँ पे पहुँचोगे। सो इस स्टैग्नेशन को हम क्या बोलते हैं कि जॉबलेसनेस। आप जॉबलेस हो, कुछ नहीं है, स्टैग्नेंट है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट देयर इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था? अगर इन्फ्लेशन है तो जॉबलेसनेस नहीं होनी चाहिए थी, तो रिवर्स होना चाहिए था एज पर फिलिप्स कर्व, लेकिन नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई इट इज चैलेंज बाय दिस। एब्सोल्युटली ठीक है ये। फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप हैज़ बिकम फ्लैटर इन रिसेंट डिटेल, बिल्कुल ठीक है यार। अभी आजकल ये इतना कम नहीं हो रहा, अभी भी बहुत ऐसे मतलब फ्लैटर हो रहा है, धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक है यार। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो सर एक ही तो इनकरेक्ट है इसके अंदर, ये पहले वाला कहाँ पे? डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? लोगों के पास अंधा पैसा आ गया और वो मतलब डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब कंट्रोल होगी, जब लोगों से पैसा खींच लिया जाएगा। और जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए इधर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो पैसा दिया, लोगों के पास पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा था, अब पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आप मार्केट से पैसा खींच कर निकाल सकते हो, मतलब ठीक कर सकते हो। अगर आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, दैट कैन रिड्यूस द एक्सेसिव डिमांड, बिल्कुल ठीक। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, सोच कर देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो मान लीजिए आज FD बैंक है, बैंक आपको 4% दे रहा है, कल को RBI बोलती है कि बैंक बोलता है आपको कल से 10% मिलेगा। आपकी जेब में 50,000 रुपये पड़े थे, आप उस 50,000 रुपये को खाने वाले थे, घूमने वाले थे, आपने कहा यार 10%, हे भगवान, दौड़ के गया FD करा दी 10% की। सो मार्केट से पैसा कम हो गया ना, मार्केट से पैसा कम होगा तो आप डिमांड कम करोगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगी। यस सर। देन वेज इंक्रीज आर द इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेशनरी टूल। भाई साहब, वेज इंक्रीज होने से तो लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे, उससे एंटी इन्फ्लेशनरी टूल नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला टूल है यार। दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, कितने इनकरेक्ट हैं? तो 2 आपके इनकरेक्ट हैं, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज योर रियल इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की गई है। वही है भाई, रियल और नॉमिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, या जो भी आपको लगाना है। रियल और नॉमिनल में एक ही चीज़ आती है, नॉमिनल में इन्फ्लेशन ऐड होता है, रियल में नहीं होता है।
सो रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्ट द नॉमिनल रिटर्न फॉर द इन्फ्लेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। हायर इन्फ्लेशन रेजेस द परचेजिंग पावर, भाई इन्फ्लेशन कभी भी परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाता, महंगाई हमेशा परचेजिंग पावर को घटा देती। जैसे जैसे मान लीजिए पहले आप 5 रुपये में समोसा खरीद पाते थे, अब 10 रुपये में समोसा खरीदते हैं, मतलब आप वैल्यू घट गई ना आपके पैसे की। भाई अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि सर वैल्यू बढ़ गई, नहीं सर, वैल्यू बढ़ना जब होता है जब आप 3 रुपये में समोसा खरीद लेते तो आपके पास 5 रुपये की वैल्यू बढ़ गई, अब तो आपकी वैल्यू घट गई, आपको और पैसा देना पड़ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ योर मनी हैज़ रिड्यूस्ड। इन्फ्लेशन हमेशा पैसे की वैल्यू घटाता है, दैट इज रॉन्ग। इन्फ्लेशन इरोड द रियल इंटरेस्ट अर्नड बाय द लैंडर्स, बिल्कुल ठीक है यार, ये इन्फ्लेशन जो है वो वैल्यू घटाता है। सो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, सिर्फ इसमें कौन से ठीक है, रियल, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ एक ही गलत है इसके अंदर। सो द आंसर वुड बी ओनली 1, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, सबको पता है ये कि आरबीआई जो है वो सीपीआई कंबाइंड को 4+-2 के अंदर ही मेंटेन करके रखना चाहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट एंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी, और इन्फ्लेशन को एंकर करते हैं, ठीक है सर। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, नाम से ही स्वतः ही बता रहा है, करेक्ट पूछा है, तो 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट वन। देन अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या चीज़ होगी ही होगी, वट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, बिल्कुल ठीक, हायर इन्फ्लेशन होगा तो। इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, गलत सर, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई है तो नुकसान है, ये मॉडरेट इन्फ्लेशन नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन मतलब कि इस लिमिट को ब्रीच कर चुका है ये, अगर इस लिमिट के अंदर है तो ठीक है, इस लिमिट से बाहर है तो नुकसानदायक है। तो क्या इससे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लोग भागेंगे दूर कि भाई इस देश में इतनी महंगाई है, काम कैसे शुरू करेंगे। आज किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए क्या हमने सोचा है कि 100 करोड़ डाल के बात बन जाएगी, पता चला 2 साल के अंदर ये 500 करोड़ का पहुंच गया कि महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, तो इससे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। रिडक्शन इन रियल वैल्यू ऑफ डेट, बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन इन रियल वैल्यू ऑफ डेट। तो इनमें से करेक्ट आंसर पूछा है तो 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन 49 के बारे में बात करेंगे, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है कि फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि 5 रुपये के पार्ले का बिस्किट का पैकेट था, अब ये 4 रुपये का हो गया है, तो दैट शोज द सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट है। डिफ्लेशन ऑलवेज लीड टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, नहीं सर, ऑलवेज नहीं होता। कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हो भी सकते हैं, नहीं भी। वैसे सोच के देखो डिफ्लेशन क्यों होता है, डिफ्लेशन इस लोगों के पास पैसा नहीं है, सो डिफ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस तोड़ने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज थोड़ी ना होगी, मतलब हो भी सकती है बट नॉट ऑलवेज, राइट। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डिफ्लेशन कैन अकर ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सर, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, अब वो चीज़ सस्ते में बन रही है तो भाई उसकी प्राइसेस घट जाएंगी। सो दैट मीन्स आप सिंपल देखिए ना, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आप देखिए, जब पहले इंटरनेट था, है ना, इंटरनेट इतना फ्री नहीं था, ठीक है, इंटरनेट बहुत महंगा आता था। इसके अलावा प्लस में ऑनलाइन लोगों को एक्सेस नहीं था, ऑनलाइन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो बहुत महंगी आती थी, चाहे टैबलेट हो चाहे लैपटॉप हो। अब देखिए घर घर में लैपटॉप है, घर घर के अंदर टैबलेट है, फ़ोन है, एक पर्सन 2-2 3-3 फ़ोन अपने साथ में कैरी करके रखते हैं। अब देखिए पहले जब आप सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेने जाते थे 1 लाख रुपये के अंदर कोचिंग मिलती थी, अभी आप देखिए प्रीलिम्स का मोक्षा आपके लिए 4,500 रुपये में है, तो कहाँ लाख और कहाँ 4,500, ठीक है। इवन 10th-12th वाले बच्चे भी ज़्यादा फीस देते हैं अपनी कोचिंग की, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, है ना, खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उससे क्या हो गया, इंप्रूवमेंट हुआ, तो प्राइसेस ऑफ आईएएस के जो कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस क्रैश हो गए, बिल्कुल ठीक है सर। सो इनमें से पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये ठीक है, ये गलत है, ऊपर वाला ठीक है, सिर्फ एक ही गलत है, 2 ओनली इज द इनकरेक्ट। मॉनिटरिस्ट व्यू ऑन इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है ना वो पैसे से ही बढ़ता और घटता है, तो ये है मॉनिटरिस्ट व्यू। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय मनी, बिल्कुल ठीक, जब बहुत सारा पैसा जो है वो कुछ ही चीज़ों को चेज करता है तो इन्फ्लेशन होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेंट्रल बैंक शुड टारगेट स्टडी ग्रोथ इन मनी सप्लाई, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इन्फ्लेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, हे भगवान, ये तो जो क्वेश्चन है उसी के विपरीत में चले गए आप तो। सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सिर्फ ऊपर की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है सर टेस्ट नंबर 15, ठीक है। अब आपका टेक्स्ट नंबर 16 बचेगा। सो दिस इज़ योर थोड़ी बेसिक कंसेप्ट के साथ में हमने आपका पूरे टेस्ट को देखा। हालांकि यहाँ पर जोक्स मेरे थोड़े कम होते जा रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा क्या बताऊँ, लाइव के अंदर थोड़ा ज़्यादा क्रैकिंग होती है, बट फिर लाइव ना बहुत सारा टाइम ले जाएगा, मतलब ये कि 50 जो क्वेश्चंस हैं ना, आप देखिए आपके ये 50 क्वेश्चन नियरली 50 मिनट के आसपास में कवर हो जाते हैं। इफ़ दैट वुड बी ऑनलाइन इट माइट टेक 1.5 आवर के आसपास में। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी इफ़ेक्टिविटी भी प्रॉब्लम में ना आ जाए।
और 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन के ऊपर दे रहे हैं, सो दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका भी कंसंट्रेशन बना रहेगा, 50 क्वेश्चंस के थ्रू भी आप चले जाएंगे। लेकिन आप देखिए जितने भी लोग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं, सो देखिए कितना मैजिकल तरीके से आपका काम शुरू हो गया। जैसे आपका टेस्ट 10 था, 11 हुआ, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, एंड नाउ दिस इज़ योर 15। 1 2 3 4 5 6 गुना 50, लगभग आपके 300 MCQs हो चुके हैं, और अभी तो आपके 50 और बाकी हैं, 350 MCQ और होंगे। इसके अलावा बहुत सारे आपके जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी होंगे। सो देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ MCQs, और यही आपको यहाँ टेस्ट को अप्लाई करके देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे, बाय बाय।